हेलो। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पीयरमैन्स मेथड, जिसको रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। अब तक आपको ऑलरेडी पता है कोरिलेशन का मतलब क्या होता है और कोरिलेशन को किस तरह से निकाला जाता है यूजिंग स्कैटर डायग्राम एंड कार्ल पियर्सन मेथड। नाउ ये जो मेथड पढ़ने वाले हैं स्पीयरमैन्स मेथड, ये डेवलप करा गया था बाय द स्टैटिस्टिशियन नेम्ड स्पीयरमैन एंड उनका पूरा नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। सरनेम हो गया उनका स्पीयरमैन, और उन्होंने डेवलप करा था इन 1904, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। अब ये 1904 में डेवलप करा था, ये कुछ ज्यादा याद रखने वाली चीज है नहीं, और याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज रैंक डिफरेंस मेथड। आपको ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि इसे रैंक डिफरेंस मेथड क्यों कहते हैं। और आपको मैं हल्का सा बता देता हूं अभी, क्योंकि इसमें हम रैंक्स निकालते हैं और उनका डिफरेंस भी निकालते हैं। ये मेथड कब यूज होता है, ये एक इंपॉर्टेंट और बढ़िया बात है। ये मेथड कब यूज होता है, ये मेथड दूसरे मेथड से डिफरेंट क्यों है। ये मेथड तब यूज होगा जब हमें जो डेटा गिवन है वो क्वांटिटीज में मेजर नहीं हो सकता है। जनरली ये मेथड तब यूज होता है। सो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन the variables cannot be measured in quantities. मतलब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स नहीं है एंड वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव। एक ही बात है, वेरिएबल जो है वो है क्वालिटेटिव। जैसे रिस्पेक्ट, और मे बी ब्यूटी, इमोशंस वाली चीज है ना, जो क्वालिटी वाली चीजें होती हैं। एग्जाम्पल लेट अस से हमें कोरिलेशन निकालना है, हमें ये देखना है कि जो बंदा कितने टाइम पर आता है और उसकी रिस्पेक्ट कितनी है। अब जो टाइम है उसको तो आप मेजर कर सकते हो नंबर्स में, कितने टाइम पर आ रहा है, उसको भी वैसे हो सकता है वो नंबर्स में से मेजर हो सकता है। और टाइम का जो बंदा पंक्चुअल कितना है, टाइम पे आता है नहीं आता, उसका रिस्पेक्ट से कितना लेना देना है, हमें इनके बीच में कोरिलेशन निकालना है, इनके बीच में हमें कनेक्शन देखना है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट कितनी है, अब इसको तो नंबर से मेजर करना बहुत मुश्किल है, तो यहां पर स्पीयरमैन मेथड ज्यादा चलेगा। ये एक अच्छा एग्जांपल है स्पीयरमैन मेथड का। अब सवाल ये उठता है, क्या स्पीयरमैन मेथड में हम लोग नंबर्स को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे? द आंसर इज नो, हम नंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स इन्वॉल्व होते ही हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंकिंग देंगे। जैसे हम 5 बंदों को देखेंगे, हम कहेंगे यार ये बंदा इतने टाइम पर आ रहे हैं तो इनकी रिस्पेक्ट कितनी कितनी है, उसको रैंक देंगे। इसकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है, रैंक नंबर 1। इसकी रिस्पेक्ट सबसे कम है, रैंक नंबर 5। तो ऑटोमेटिकली हमने क्वालिटेटिव चीज को क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लिया, नंबर दे दिया, और फिर अपना हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो वो वाली बात है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, इन्वॉल्व होंगे। स्पीयरमैन्स मेथड में हम कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आप इस तरह से याद इसको कर सकते हैं। R इक्वल्स, फॉर्मूला को याद करने का तरीका है, मान लेते हैं एक बच्चे की बात करते हैं जिसका नाम है सोनू। अब सोनू ने एक हफ्ते में हमने उसका डेटा कलेक्ट करा, हमने देखा वो कितना टाइम पढ़ता है। तो सोनू क्या करता है, दिन में ज्यादा पढ़ता है और रात को कम पढ़ता है। तो हमने क्या करा, उसने ना 6-7 में से, मतलब एक हफ्ते में 7 में से संडे को छोड़ के बाकी 7 में से 6 दिन खूब पढ़ाई करी, 6 days, 6D। और सिर्फ 2 रातों को पढ़ाई करी, 6 दिन और 2 रातें। 2 रातों को 2n मत लिखना, n और n लिखना। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। तो 6 days 2 nights ऐसे उसने पढ़ाई करी, बस इतनी ही था, बस कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है इसका। यहां पे लगा दो स्टार्टिंग में 1 माइनस, फिर लगा दो 6 समीशन बीच में, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस छोड़ा था ना। फिर लिख दो 1, 2 और 3, और यहां पे भी लगा दो माइनस। थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाती है इससे। 6 दिन 2 रात
1 माइनस 1 2 3 समीशन बीच में नीचे माइनस। एक दो बार लिख के देखोगे आपको समझ आ जाएगा। यहां पर डी का मतलब क्या है? डी है डिफरेंस इन रैंक्स, जो रैंक्स है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, और इसीलिए इस मेथड को हम लोग रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। और n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ रोज। समझ आ जाएगा आपको जब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली इसका करेंगे। बहुत आसान चीज है ये। चलिए तो क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसका। फाइंड रैंक कोरिलेशन। अब रैंक कोरिलेशन में हुआ क्या है, यहां पर नंबर्स इन्वॉल्व है, मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर्स दिए हैं। बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर इस तरह से नंबर्स हैं 30, 10, 40, 20 और y में ये वैल्यूज हैं। हमें क्या करना होता है ना, इसमें रैंकिंग निकालनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रैंक निकालिए। r या पूरा लिख लीजिए, रैंक लिख लीजिए, या फिर आप r भी लिख सकते हो, रैंक ऑफ x। तो यहां पर रैंक्स हम लोग देंगे, हम यहीं पे इसको पूरा कर लेते हैं। तो हम कई सारे कॉलम बनाएंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रैंक का। हम क्या करेंगे, x को रैंक देंगे। अब यहाँ पे ब्यूटी का भी हो सकता है कि भाई जैसे ब्यूटी हो गया, इमोशंस हो गए, वहां पे भी हमें रैंक देनी है। अब ब्यूटी में रैंक देना मुश्किल हो जाएगा। अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सीधा आपको रैंक गिवन होगी। अब यहां पर आप रैंक कैसे दोगे, आप जो सबसे कम वैल्यू है उसको रैंक दो 1, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको लास्ट रैंक दो। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूं, जो सबसे कम नंबर है उसको देते हैं रैंक नंबर 1, 10 को दे दिया रैंक 1, 20 को दे दिया रैंक 2, 30 को दे दिया रैंक 4, और 40 को दे दिया रैंक 30 को दे दिया रैंक 3, और 40 को दे दिया रैंक 4। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, छोटे से बड़ा रैंक देते जाओ। आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते थे, एक ही बात है। अब कई बार ऐसा होता है ना, जिसके ज्यादा स्कोर होते हैं उसकी रैंक नंबर 1 होती है, बट कई बार ऐसा भी होता है जिसके कम स्कोर होता है उसकी रैंक 1 होती है, मतलब जिसने कम गलतियां करी हैं। तो मान लेते हैं हर एक गलती पे आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, तो जिसने कम गलती करी है 10 जिसका पॉइंट्स है वो फर्स्ट आ रहा है। इस तरह से सोच सकते हो आप। देन इसी तरह से आप रैंक दीजिए y वाले में। अब जो 2 है वो हो जाएगा रैंक 1, देन 4 इज रैंक 2, देन 6 इज रैंक 3, एंड देन 8 इज रैंक 4। हमने जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हमने रैंक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज क्या है इस रैंक कोरिलेशन वाले क्वेश्चन में, कि ना वैल्यू चाहे कितनी बेकार हो, आंसर बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि रैंक तो 1 2 3 4 ही देनी है ना। अब चाहे यहाँ पे 40 की जगह पे 41 होता तो भी क्या फर्क पड़ता, तो भी उसकी रैंक 4 ही होती। समझना इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए ये एक मेथड कैलकुलेशन वाइज उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अच्छा मेथड है ये। अब आपने रैंक दे दिया, उससे पहले हमें एक्चुअली फॉर्मूला लिख लेना चाहिए था। R इज इक्वल टू, वैसे ही लिखिए, 6 days 2 nights, और आप ऐसे कर लीजिए, हाँ मतलब 6 days 2 nights, कैसे भी जैसा आपको पसंद है वैसे लिख लो। एंड यहाँ पे स्क्वायर n की पावर 1 को आप n भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू करते हैं। आपको निकालना है d, तो d क्या हो जाएगा, दोनों रैंक्स का डिफरेंस। आपको बाद में जाके d का स्क्वायर ही कर देना है, तो आप d में जो नेगेटिव साइन आएगा आप उसको इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो लिख लो, आपकी मर्जी है। 3 - 2 is 1, 1 - 1 is 0, 4 - 4 is 0, 2 - 3 is -1। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे d स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं। वन का स्क्वायर इज 1, 0 0 1। यहां पर आगे इसका समेशन कर देते हैं। क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो ये कह रहा है 6 इंटू डी स्क्वायर का समीशन, तो डी स्क्वायर का समीशन आ रहा है 2। इसको पुट कर देंगे अगर वैल्यूज में, तो आ जाएगा 1 - 6 इंटू 2। n कितना है, 4, क्योंकि 4 रोज है ना यहां पर, तो 4 का क्यूब -4। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 12 अपॉन 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64, -4 इज 60। 12/60 को सॉल्व करके आता है 0.2, तो ये हो जाएगा 1 - 0.2, एंड आंसर आ रहा है 0.8।
नाउ ये 0.8 क्या आ रहा है, 0.8 kg लीटर्स या क्या, या फिर इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होगी। कोरिलेशन में जो r की वैल्यू आती है उसकी कुछ भी यूनिट नहीं होती है, ये प्योर नंबर होता है। इस तरीके से निकाला जाता है रैंक कोरिलेशन को। आपको जो भी डेटा गिवन है उसको रैंक्स में कन्वर्ट कीजिए, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस को स्क्वायर कर दीजिए, फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर आ जाता है। अगर हम इसका लास्ट पार्ट देखें जो कि है मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो काफी आसान है ये, रीड करते आपको समझ आ जाएगा। इट इज इजियर देन कार्ल पियर्सन मेथड, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है और इसकी अगर वैल्यूज भी टफ होती हैं तो वो इजी इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, वैल्यूज को रैंक्स दे देते हैं और रैंक्स तो 1 2 3 4 होती हैं, तो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी बन जाता है। एंड इट इज अ सुपीरियर मेथड, इट इज अ बेटर मेथड व्हेन द एनालिसिस इज क्वालिटेटिव। ये तो हमने पढ़ा भी, तो ये बढ़िया बात है, ये इस मेथड की खासियत है कि ये क्वालिटेटिव वाली एनालिसिस में, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में ये मेथड बड़ा सूटेबल होता है। इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट ये है कि ये सिर्फ लिमिटेड डेटा पे अप्लाई कर सकता है। मान लेते हैं 1000 डेटा है हमारे पास, उसमें कैसे अप्लाई करोगे, 1000 लोगों को रैंक देना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितने सारे लोगों के नंबर रिपीट होंगे, तो बहुत ज्यादा अगर बड़ा डेटा होगा तो आप यहाँ पर रैंक्स दे ही नहीं पाओगे उनको। रैंक भी आप एक लिमिट तक दे सकते हो, और फिर अगर रैंक ही नहीं दे पाओगे तो रैंक कोरिलेशन तो चल ही नहीं पाएगा ना। तो ये थे इस मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान। यहां पर आके हमारा स्पीयरमैन मेथड कंप्लीट हो जाता है और इसका जो क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन नंबर आप 11, 12, 13, 14 और 15 नहीं कर पाओगे अभी। मैं कुछ चीज समझाता हूं, ये देखिए एक बार, कुछ चीजें हम रीड कर लेते हैं, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, फिर आप अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ना आपको रैंक्स गिवन है, फॉलोइंग रैंक्स आर गिवन बाय 2 जजेस टू 10 पार्टिसिपेंट्स। तो ये जो आपको वैल्यूज गिवन है ना, दीज आर रैंक्स। आप इनको रैंक में कन्वर्ट मत करना, कन्वर्ट भी करोगे तो सेम वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा रैंक से गिवन है आपको ये। तो आपको क्या करना है, रैंक ऑफ एक्स लिखना है, रैंक ऑफ वाई लिखना है, जो कि आपको सीधा गिवन है, फिर आपको डी निकालना है, डी स्क्वायर निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग मार्क्स आर गिवन, ये रैंक नहीं है, ये मार्क्स है। आपको ना क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है, आपको क्वेश्चन देख के भी पता चल जाता है, क्योंकि देखो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ना नंबर्स कैसे थे, देखो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में थे, बिल्कुल सीक्वेंस में थे, मतलब x में देखो 1 से लेके 10 तक है, y में भी देखो 1 से लेके 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये है कि ये रैंक से गिवन है ना, अगर 1 से लेके 10 तक सीक्वेंस में सारे नंबर गिवन है तो। बट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 15 है, 17 है, यहाँ पर 1 है ही नहीं जज x में कहीं पे भी, तो मतलब ये रैंक्स नहीं है, ऐसे भी पता चल जाता है। सो दीज आर मार्क्स, क्वेश्चन में गिवन भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे भी हमने सॉल्व करा था, आपको x लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा, फिर x को रैंक देनी पड़ेगी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली y को भी रैंक देना, फिर डिफरेंस निकालना, फिर नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना। नाउ इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 भी उसी की तरह है। आपको यहां पर रैंक्स गिवन नहीं है, आपको रैंक निकालनी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये है जो कि आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मैं बताता हूं क्यों। और क्वेश्चन नंबर 14 में भी है वो बात, ये भी इसमें एक छोटी सी ट्रिक आती है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में ये बात नहीं है। क्या बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में एक आप ऑब्जर्व करना है चीज को कि एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 10 और 10। अब इसमें रैंक कैसे दी जाएगी, सोच के देखो, जब हम लिखेंगे तो रैंक कैसे देंगे इसमें, अगर 2 नंबर सेम आ रहे हैं तो उनको रैंक कैसे देंगे। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 में भी रैंक्स में यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, यहां पे तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहां तो हद ही हो गई, यहां 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इनको रैंक कैसे दी जाएगी ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में। मैं आपको अगली वीडियो में 2 क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करा दूंगा 13 और एक में आपको क्वेश्चन कराऊंगा 15।
अगर आप चाहो तो आप अगली वीडियो से पहले देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो अगली वीडियो में 13 और 15 करने के बाद आप सारे क्वेश्चन एक साथ भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया है स्पीयरमैन्स मेथड। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।